नमस्कार दोस्तों, तो आज के वीडियो में हम बात करने वाले द रियल कॉन्जरिंग स्टोरी के बारे में। आपने कभी ना कभी द कॉन्जरिंग फिल्म या उससे जुड़ी कभी ना कभी कोई स्टोरियां सुनी होगी, लेकिन आज इस वीडियो में हम द कॉन्जरिंग की रियल लाइफ स्टोरी कवर करेंगे। द रियल लाइफ स्टोरी ऑफ द कॉन्जरिंग वास्तविकता में पैरोन परिवार और एनफील्ड हंटिंग से जुड़ी एक ऐसी कहानी है जो फिल्म से भी ज्यादा खतरनाक है। जब 2013 में द कॉन्जरिंग का पहला पार्ट रिलीज हुआ था, तब ऑडियंस और क्रिटिक्स ने उसे खूब सराहा था। दरअसल क्रिटिक्स का कहना था कि ये फिल्म रियल लाइफ इंसिडेंट को बखूबी पर्दे पर उतारती है। ज्यादातर ऑडियंस का मानना था कि ये फिल्म डायरेक्टर जेम्स वॉन की इमेजिनेशन के अलावा और कुछ नहीं है। बट द कॉन्जरिंग एक हॉरिफाइंग एक्सपीरियंस है। एडवर्ड वॉरेन लॉरेन के जिंदगी से जुड़ा हुआ है। एड वॉरेन वर्ल्ड वॉर 2 के एक अनुभवी और एक्स पुलिस ऑफिसर थे, जो खुद इस सब्जेक्ट का स्टडी करने के बाद सेल्फ प्रोफेस्ड डेमोनोलॉजिस्ट बन गए। उनकी पत्नी लॉरेन, इनके पास एक ऐसी शक्ति थी जिनसे वो इन राक्षसों को और आत्माओं को महसूस कर सकती थी और उनसे बात कर सकती थी। 1952 में एड और लॉरेन ने न्यू इंग्लैंड सोसाइटी फॉर साइकिक रिसर्च की स्थापना की, जो इंग्लैंड के सबसे पुराना भूत शिकार का समूह है। एमिटीविले हंटिंग की शुरुआती जांच के बाद उनको लोग जानने लगे। हालांकि उनके 2 प्रसिद्ध केसेस को द कॉन्जरिंग फ्रेंचाइजी द्वारा अत्यधिक लोकप्रिय बनाया गया था, जो एक फिल्म की फ्रेंचाइजी है जो एड और लॉरेन को 2 परिवारों के राक्षसों के साथ हुए अनुभवों का सामना करने पर केंद्रित है। हालांकि यह फिल्म में ओवर ड्रामेटिक और इम्पॉसिबल टू बिलीव लगती है, और वॉरेन का कहना है कि यह फिल्म वास्तव में हुई घटना पर आधारित है, जो कि इस फिल्म के डायरेक्टर है। हालांकि एड और लॉरेन में से एड की मृत्यु 2006 में हुई थी। लॉरेन फिल्म की शूटिंग के दरमियान क्रू के साथ ही थी और उन्होंने इस फिल्म को जरूरत से ज्यादा ओवर ड्रामेटिक की ओर जाने से रोक लिया। तो इससे पहले की वीडियो में हम आगे बढ़े, इससे पहले वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आने वाली हर किसी वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल सके। द कॉन्जरिंग की सच्ची कहानी पेरोन परिवार पर आधारित है, जो पहले फिल्म से शुरू होती है। जनवरी 1971 में पेरोन परिवार रोड आइलैंड के हैरिसविले में एक 14 कमरे वाले फार्म हाउस में चला गया, जहां कैरोलिन, रॉजर और उनकी 5 बेटियों ने घर के अंदर जाने के लगभग तुरंत बाद होने वाली अजीबोगरीब चीजें देखना शुरू कर दिया था। घर में शिफ्ट होने के तुरंत बाद कैरोलिन ने देखा कि झाड़ू अपने आप गायब हो गई थी और ऐसा लग रहा था कि वो अपने आप एक जगह से दूसरी जगह जा रही थी। उसे जब रसोई में कोई नहीं होता था, तब केटली से खुरसने की आवाज आती थी। उसे किचन के साफ सुथरे फ्लोर में हमेशा गंदगी के छोटे छोटे ढेर मिलते थे। घर में समय बीतता रहा और लड़कियों ने घर के चारों ओर आत्माओं को देखना शुरू कर दिया था। हालांकि ज्यादातर उन लड़कियों के एक्सपीरियंस भूतों के साथ इतने हानिकारक नहीं थे, पर इनमें से कुछ ऐसे भी थे जो बहुत गुस्से में थे। कैरोलिन ने कथित तौर पर घर के इतिहास पर शोध किया और पाया कि यह 8 पीढ़ियों से एक ही परिवार में था और इनमें से कई रहस्यमयी या भयानक परिस्थितियों में मर गए थे। कई बच्चे पास के नालों में डूब गए थे, एक की हत्या कर दी गई थी और इनमें से कुछ ने तो फांसी लगा ली थी। फिल्म में जो सबसे खतरनाक रूहानी ताकत दिखाई गई थी, उसका नाम था बत्शेबा, जो इनमें से सबसे ज्यादा खतरनाक थी। उन 5 लड़कियों में से सबसे एल्डर यानी एंड्रिया पेरोन ने कहा था कि जो कोई भी आत्मा थी वो खुद को इस घर की मालकिन मानती थी, और मेरी माँ ने उस स्थिति के लिए प्रतिस्पर्धा का विरोध किया था। दरअसल ये पता चला था कि इन रियलिटी बेथशेबा शर्मन नाम का एक वास्तविक व्यक्ति था, जो 1800 के दशक के मध्य में पेरोन की प्रॉपर्टी यानी उस घर में रहती थी। उसके बारे में यह अफवाह थी कि वो एक शैतानवादी औरत थी यानी सैटानिस्ट थी, और इस बात के सबूत भी थे कि वो एक पड़ोसी बच्चे की हत्या में शामिल थी, पर इस बात पर कोई मुकदमा नहीं हुआ। उसे हैरिसविले शहर में पास के एक कब्रिस्तान बैप्टिस्ट में दफनाया गया था। पेरोन्स फैमिली का मानना था कि ये बेथशेबा की आत्मा थी जो उन्हें परेशान कर रही थी। पेरोन्स परिवार की बड़ी बेटी एंड्रिया के अनुसार परिवार ने अन्य आत्माओं का भी अनुभव किया है, जो सड़ते हुए मांस की गंध की तरह महसूस होती थी और उनके बिस्तरों को फर से ऊपर हवा में उठाती थी। एंड्रिया आगे कहती है कि उसके पिता खाने में जब भी एंटर होते थे, तब उन्हें अक्सर ठंडी बदबूदार किसी चीज का उनके पीछे होने का आभास होता था। वो कहती थी कि मेरे पिता अक्सर ऐसी गंदगी भरी जगहों से हमेशा दूरी बनाए रखते थे, लेकिन हीटिंग इक्विपमेंट अक्सर खराब हो जाने के कारण उन्हें रोज नीचे उतरना पड़ता था। परिवार के घर में रहने के 10 वर्षों में वॉरेन्स ने इन्वेस्टिगेशन के लिए कई ट्रिप्स की। एक पॉइंट पर आकर लॉरेन ने उन आत्माओं से संपर्क करने का प्रयास करने के लिए एक सत्र आयोजित किया, जिससे वो परिवार को पोजेस करने वाले स्पिरिट से संपर्क कर सके। इस सत्र के दौरान कैरोलिन पेरोन उन आत्माओं से पोजेस्ड हो गई। पोजेस होने के दौरान कैरोलिन अजीबोगरीब आवाज में बात करने लगी और जमीन से उठकर कुर्सी में आकर बैठ गई। एंड्रिया का कहना था कि मैंने गौर से संपर्क करने की प्रक्रिया देखी
मेरी माँ मुझे उस समय किसी और दुनिया की लग रही थी। उनकी आवाज़ में एक अजीब सा भारीपन था और वो अपने आवाज़ में नहीं बल्कि किसी और की आवाज़ में बोल रही थी। उनकी कुर्सी अचानक हवा में उड़ने लगी और वो आत्मा उनको उस कमरे की हर दीवार पर पटकने लगी। फिल्म में हमें दिखाया गया कि एड परफॉर्मिंग एक्सोर्सिज्म रादर देन सेंस। डिमोनोलॉजिस्ट लॉरेन जोर देकर कहते हैं कि वो और उनके पति कभी भी एक्सोर्सिज्म परफॉर्म नहीं करेंगे क्योंकि उस वक्त कैथोलिक प्रीस्ट को ही वो अधिकार यानी अथॉरिटी थी। सत्र के बाद रॉजर ने अपनी पत्नी की मेंटल स्टेबिलिटी के बारे में चिंतित होकर वॉरेंस को बाहर निकाल दिया। एंड्रिया के अनुसार परिवार की फाइनेंशियल हालत खराब होने के कारण घर में तब तक रहना जारी रखा जब तक वो 1980 में स्थानांतरित करने में सक्षम नहीं हो गए और उस पॉइंट पर आकर स्पिरिट भी शांत हो गई थी। पेरोन परिवार को उनके डीमन द्वारा आतंकित किए जाने के 6 साल बाद इंग्लैंड के एनफील्ड में एक और परिवार को इसी तरह सी चीजों का अनुभव होना शुरू हुआ था। लेकिन पेरोन परिवार के साथ अब जो होने वाला था शायद उन लोगों को इसका जरा भी अंदाजा नहीं था। उस घर में कुछ ऐसी प्रेत आत्माओं का आगमन हो चुका था जो अत्यंत भयानक थी क्योंकि इन बुरी आत्माओं ने रॉजर और उनके बच्चों को छोड़कर कैरोलिन को अपना निशाना बनाया था। वो आत्मा कैरोलिन को रात भर सोने नहीं देती थी और उसे रात भर चोट पहुंचाने लगती थी। एक दिन कैरोलिन को उसी बुरी आत्मा ने रात भर उसके बेड को पूरी तरह घुमाया और आधी रात में कैरोलिन को जोर जोर से घर से बाहर निकलने के लिए कहा। ऐसा कहते वक्त वो आत्मा कैरोलिन के ऊपर ही बैठी थी। रॉजर की पत्नी यानी कैरोलिन द्वारा बताया गया कि उस औरत की आत्मा अत्यधिक डरावनी थी। उसका सर एक तरफ लटका हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे उसका सर किसी ने मोड़कर तोड़ा हो और वो आत्मा कैरोलिन को सुई जैसी नुकीली चीजें चुभाती थी। अब एक समय ऐसा आया था कि अब धीरे धीरे सब कुछ बंद होने लगा था। उस आत्मा ने कैरोलिन को नुकसान पहुंचाना बंद भी कर दिया था, लेकिन कैरोलिन को यह नहीं पता था कि वो आत्मा अब उसके शरीर में प्रवेश करने लगी थी। कैरोलिन का सर तेजी से दर्द करने लगा था और शरीर टूट रहा था। उसे बुखार जैसी कई समस्या उत्पन्न होने लगी। कैरोलिन के शरीर में उस बेतशेबा नाम की आत्मा ने अपना आधिपत्य जमा लिया था। अगर हम बेतशेबा के जीवन की ओर चले तो इसकी कड़ी एक दूसरे से मिलती है। 1892 में बेतशेबा थियर का जन्म रोड आइलैंड में हुआ था। बेतशेबा की शादी 10 मार्च 1844 को हुई थी। बेतशेबा अपनी शादी के बाद की जिंदगी बिताने के लिए इस घर में आई थी और इसी के साथ इसका एक बेटा भी था। ऐसा कहा जाता है कि बेतशेबा के 3 पुत्र थे जिनकी मृत्यु सडन डेथ थी, जिसके कारण किसी को भी नहीं पता। इसी कारण से ससुराल और मायके वाले लोग उसे डायन कहते थे, जो काला जादू करने के लिए अपने बच्चों की बलि देती थी। ऐसा इसलिए भी कहा जाता है कि बेतशेबा की एक पुत्री थी जिसकी मृत्यु सुई चुभोने से हुई थी और उसके माथे पर राख लगाई गई थी और उसके गले में फूलों की माला भी थी। पुलिस कर्मचारियों द्वारा जांच की गई थी, लेकिन बेतशेबा के खिलाफ किसी भी प्रकार का कोई सबूत नहीं मिला। कुछ समय बीतने के बाद 1885 में बेतशेबा ने अपने आप को फांसी लगा ली। ये आज तक कोई भी नहीं जानता कि बेतशेबा ने अपने आप को फांसी क्यों लगाई थी। इस घटनाओं से परेशान होकर रॉजर ने डिमोनोलॉजिस्ट वॉरेन की मदद ली। वॉरेन एक प्रसिद्ध पैरानॉर्मल रिसर्चर भी थे। वॉरेन ने बहुत लोगों को आत्माओं के चुंगल से बचाया था। जब वॉरेन ने उस घर में प्रवेश किया था तब उन्हें असाधारण शक्तियां महसूस हुई थी। वो जान गए थे कि यहाँ बहुत बुरी आत्माओं का वास है। वॉरेन ने तुरंत ही पता लगा लिया कि रॉजर की पत्नी कैरोलिन के शरीर में एक बहुत बुरी आत्मा का साया है। उन्होंने पूरे घर में अच्छी तरह से देखा और सभी बुरी आत्माओं को उस घर से भगाने का फैसला किया। जैसे ही उन्होंने अपनी प्रक्रिया शुरू की, सभी आत्माएं चिढ़ गई और उस घर के सामानों को इधर उधर पटकने लगी। फिल्मों में हमें बड़े ही ओवर ड्रामेटिक दृश्य दिखाए गए थे, परंतु असल में ऐसा नहीं था। वॉरेन ने एक ऐसी प्रक्रिया की थी जिससे आत्माओं से डायरेक्ट बात की जा सकती थी और उस प्रक्रिया को सेंस कहते हैं। इस प्रक्रिया के बाद आत्माएं और भी ज्यादा चिढ़ गई क्योंकि वॉरेन ने एक ऐसे दरवाजे को खोलकर आत्माओं को बुलाया था जिसे वो कभी बंद नहीं कर पाया और इस कारण से स्थिति और भी ज्यादा बद से बदतर हो गई। और यही कारण था कि कैरोलिन के पति रॉजर ने वॉरेन को घर से बाहर निकाल दिया। जैसा कि मैंने पहले भी कहा था, आर्थिक कमजोरी के कारण रॉजर उस घर को नहीं छोड़ पा रहे थे। उन्होंने लगभग 7 वर्ष इस घर में ही बिताए और 7 वर्ष बाद उन्होंने ये घर छोड़ा। उन्होंने जॉर्जिया में एक नया घर लिया और अपने परिवार सहित वहाँ चले गए। परंतु दुर्भाग्य की बात यह है कि जॉर्जिया में रॉजर तथा उनके परिवार को इन आत्माओं से मुक्ति नहीं मिली। कुछ न कुछ घटनाएं जरूर घटती थी। फिल्म में हमें दिखाया गया था कि वॉरेन ने कैरोलिन के ऊपर एक्सोर्सिज्म की प्रक्रिया की थी, लेकिन असल में ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था। कैरोलिन की बड़ी बेटी एंड्रिया ने साफ साफ बताया कि वॉरेन ने उस रात सेंस की प्रक्रिया का सहारा लिया था, जिससे उनकी सिचुएशन और भी ज्यादा बद से बदतर हो गई थी।
सन 2011 में एंड्रिया ने इस घटना पर एक किताब लिखी जो 3 पार्ट्स में उपलब्ध थी। इस किताब का नाम था हाउस ऑफ डार्कनेस, हाउस ऑफ लाइट। सन 2013 में फिल्म द कॉन्जरिंग का पहला पार्ट रिलीज हुआ जिसका निर्देशन जेम्स वैन ने किया था। इस फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर ऑडियंस को खींचने में बहुत ही ज्यादा आसानी हुई क्योंकि यह फिल्म रियल लाइफ इंसिडेंट से इंस्पायर थी, इसलिए लोगों ने इस फिल्म को ज्यादा से ज्यादा प्यार दिया। तो यही थी द कॉन्जरिंग की असली कहानी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आने वाले हर किसी वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल सके। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं किसी नई वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।